एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक कैड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी एंड इंफॉर्मेशन गेन इन डिसीजन ट्री। एंट्रोपी इज द मशीन लर्निंग मैट्रिक दैट मेजर्स द अनप्रिडिक्टेबिलिटी और इम्प्यूरिटी इन द सिस्टम। एंट्रोपी का मतलब होता है इम्प्यूरिटी मेजर्स, मीन्स एंट्रोपी की हेल्प से हम सिस्टम में अनप्रिडिक्टेबिलिटी, इम्प्यूरिटी और रैंडमनेस को मेजर कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर और इम्प्यूरिटीज इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड इन मशीन लर्निंग. It determines how a decision tree chooses to split data. एंट्रोपी से हम इम्प्यूरिटीज और डिसऑर्डर को मेजर कर सकते हैं और इसकी हेल्प से हम डिसीजन ट्री में एट्रीब्यूट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है वो भी हम एंट्रोपी की हेल्प से चूज कर सकते हैं, जिसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम इन दो डायग्राम्स में देख सकते हैं लो एंट्रोपी एंड हाई एंट्रोपी। अगर एंट्रोपी लो है तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम में इम्प्यूरिटी कम है, और अगर एंट्रोपी हाई है, हाई एंट्रोपी का मतलब है कि सिस्टम में इम्प्यूरिटी ज़्यादा है। तो अगर एंट्रोपी लो होगी तो हम वहाँ पे इजीली कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर एंट्रोपी हाई होगी तो हमारे लिए किसी भी कंक्लूजन पे पहुँचना डिफिकल्ट हो जाएगा। Random variable with only one value, a coin that always comes up head, has no uncertainty and thus its entropy is defined as 0. Thus we gain no information by observing its value. अगर हमारे पास कोई ऐसा कॉइन है जिसमें कि हमेशा हेड आता है तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक ही वैल्यू हमें मिल रही है, हमेशा हेड मिल रहा है। तो इस केस में जहाँ पे कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है, कोई भी रैंडमनेस नहीं है, हमेशा एक ही वैल्यू हमें मिल रही है, तो वहाँ पे एंट्रोपी ज़ीरो रहेगी। और जब एंट्रोपी ज़ीरो है तो वहाँ पे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, मीन्स वहाँ पे हमें वैल्यू ऑब्जर्व करके कोई भी इंफॉर्मेशन गेन नहीं होगी। तो अगर एक ही वैल्यू मिलती है तो एंट्रोपी ज़ीरो होगी. Entropy always lies between 0 and 1. However, depending on the number of classes in the data set, it can be greater than 1. एंट्रोपी की वैल्यू 0 एंड 1 के बीच लाइज करती है, बट ये डिपेंड करता है डेटा सेट में कितने क्लासेस हैं। कई बार ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कि डेटा सेट में हमने कितने क्लासेस लिए हुए हैं। इन जनरल एंट्रोपी के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं और इस फॉर्मूले का यूज़ करके ही हम एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से हम एंट्रोपी को डिनोट करते हैं HV इज इक्वल टू माइनस समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ V के लॉग टू द बेस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ V के, जहाँ पे रैंडम वेरिएबल है V और उसके अलग अलग वैल्यूज़ हैं V के, और प्रोबेबिलिटी जो है उसको हमने डिनोट किया है PVK से। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक फेयर कॉइन है। फेयर कॉइन का मतलब है कि हेड एंड टेल दोनों है उसमें। तो यहाँ पे अब 50-50% चांस होंगे, 50% चांस हेड आने के होंगे और 50% चांसेस टेल आने के होंगे। तो इस केस में जब हमारे पास फेयर कॉइन है तो हमारे जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 50% हेड आने की होगी और 50% टेल आने की होगी। तो फॉर्मूले में हम वैल्यू जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो होगा माइनस 0.5 लॉग टू द बेस 2 0.5 प्लस 0.5 लॉग टू द बेस 2 0.5 इक्वल्स टू 1 होगा ये। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास 50-50 चांसेस होते हैं कोई भी आउटकम आने के, तो वहाँ पे जो एंट्रोपी होती है वो 1 होती है। एक और एग्जांपल से हम समझेंगे कि किस तरीके से हम एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं। If we had a total 10 data points in our data set with 3 belonging to positive class and 7 belonging to negative class, तो अगर हमारे पास 10 डेटा पॉइंट्स हैं, टोटल 10 डेटा पॉइंट्स हमारे पास हैं किसी भी डेटा सेट में, जहाँ पे 3 पॉइंट्स जो हैं वो पॉजिटिव क्लास को बिलोंग कर रहे हैं और 7 जो डेटा पॉइंट्स हैं वो नेगेटिव क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। तो इसकी अगर हमें एंट्रोपी कैलकुलेट करनी हो तो उसमें जब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, ऊपर जो हमने फॉर्मूला लिखा है
उसमें जब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा -3/10 मल्टीप्लाई log टू द बेस 2 3 डिवाइड बाय 10, क्योंकि टोटल जो डेटा पॉइंट्स हैं वो 10 हैं और 10 में से 3 जो हैं वो पॉजिटिव हैं, तो इतना जो है वो पॉजिटिव के लिए हमने लिखा। उसके बाद माइनस, अब हम लिखेंगे नेगेटिव के लिए 7/10 मल्टीप्लाई बाय log टू द बेस 2 7/10। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.876। मीन्स इस केस में जो एंट्रोपी है वो है अप्रॉक्सीमेटली 0.88। तो हाई एंट्रोपी का मतलब होता है लो लेवल ऑफ प्यूरिटी। अब यहाँ पे हम अलग अलग केसेस समझेंगे। सबसे पहला जो डायग्राम है, जो सबसे पहला डायग्राम हमें दिख रहा है, इसमें हमने 10 डेटा पॉइंट्स लिए हैं और 5 जो हैं वो पॉजिटिव हैं और 5 डेटा पॉइंट्स नेगेटिव हैं। पॉजिटिव के लिए हमने ग्रीन कलर यूज़ किया है और नेगेटिव के लिए हमने रेड कलर यूज़ किया है। तो अगर हमारे पास कोई एक ऐसा डेटा सेट है जहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव डेटा पॉइंट्स हैं, तो उस केस में एंट्रोपी 1 होती है। जैसे कि हमने कॉइन के एग्जाम्पल में देखा था, 50% चांसेस हेड आने के थे, 50% चांसेस टेल आने के थे। तो वहाँ पे हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया था एंट्रोपी, तो हमें 1 मिला था। लेकिन जब हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव एग्जाम्पल्स हों, तो वहाँ पे हमें फॉर्मूले से एंट्रोपी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, एंट्रोपी 1 मिलेगी। नेक्स्ट जो हमने केस लिया है वहाँ पे हमारे पास सारे ही पॉजिटिव एग्जाम्पल हैं। तो जब भी हमारे पास सारे ही पॉजिटिव या सारे ही नेगेटिव एग्जाम्पल होते हैं तो उस केस में एंट्रोपी 0 रहती है। जैसे कि हमने कॉइन के एग्जाम्पल में डिस्कस किया था कि अगर हमें हमेशा सेम वैल्यू मिल रही है, जैसे कि हमेशा हेड ही मिल रहा है या हमेशा टेल ही मिल रहा है, तो वहाँ पे किसी भी तरह की रैंडमनेस नहीं है, अनसर्टेनिटी नहीं है, तो उस केस में एंट्रोपी 0 होगी। और जो लास्ट केस हमने लिया है वहाँ पे मिक्स है, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव केसेस हैं। तो यहाँ पे 3 जो हैं वो पॉजिटिव हैं और 7 जो डेटा पॉइंट्स हैं वो नेगेटिव हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमने अभी डिस्कस किया, इसको हमने फॉर्मूले से किया। तो यहाँ पे हमने जो एंट्रोपी कैलकुलेट की थी वो थी 0.88। मीन्स हमको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास ऐसा डेटा सेट है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेटा पॉइंट्स होते हैं, तो हमें फॉर्मूले से एंट्रोपी कैलकुलेट नहीं करना है। उस केस में एंट्रोपी हमेशा 1 रहेगी। एंड इफ हमारे डेटा सेट में सिर्फ पॉजिटिव या फिर सिर्फ नेगेटिव डेटा पॉइंट्स हैं, तो उस केस में एंट्रोपी 0 रहेगी। Information gain is defined as the pattern observed in the data set and reduction in the entropy. Information gain means expected reduction in entropy, और इसे हम मैथमेटिकली इस तरीके से लिख सकते हैं, Information gain equals to entropy of parent node minus entropy of child node. प्रीवियस वीडियो में हम डिसीजन ट्री के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि किस तरीके से ऑब्जर्वेशन से हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट और फीचर को सिलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे हम आगे डिसीजन ट्री को स्प्लिट करते हैं। अब इस वीडियो में हम डिसीजन ट्री बनाने वाले हैं, बट यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन गेन का यूज़ करेंगे। डिसीजन ट्री यूजिंग इंफॉर्मेशन गेन। तो सबसे पहले तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन गेन का यूज़ करेंगे, और जिस भी एट्रीब्यूट की, जिस भी फीचर्स की सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन होगी उसे हम एज अ रूट नोड और एज अ पेरेंट नोड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम चाइल्ड नोड बनाते हैं और इसी प्रोसेस को हम इटरेटिवली रिपीट करते हैं। तो हम इसको तब तक रिपीट करते हैं जब तक कि हमारा होल ट्री बन नहीं जाता है, तब तक हम इसको रिपीट करते हैं। मीन्स मेन पर्पस हमारा यहाँ पे ये है कि हमें हर एक एट्रीब्यूट, हर एक फीचर का इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करना है, और जिसका भी इंफॉर्मेशन गेन हाईएस्ट होगा उसे हमें रूट नोड और पेरेंट नोड बनाना है। जब भी हम कोई डिसीजन ट्री बनाते हैं तो हमारा मेन टास्क होता है बेस्ट एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करना। तो बेस्ट एट्रीब्यूट और गुड एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करने के लिए हम इंफॉर्मेशन गेन का यूज़ करते हैं, क्योंकि जिस भी एट्रीब्यूट का
इंफॉर्मेशन गेन मैक्सिमम होगा, हाईएस्ट होगा, उसे हम बेस्ट एट्रीब्यूट बोलेंगे। तो हमें यहाँ पे हर एक एट्रीब्यूट का इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करना है। हमने यहाँ पे सेम एग्जाम्पल लिया है, रेस्टोरेंट वेटिंग प्रॉब्लम वाला एग्जाम्पल हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसका रूट नोड देखें तो 6 ट्रू सैंपल्स हैं और 6 फॉल्स सैंपल्स हैं। तो रूट नोड की अगर हम एंट्रोपी देखें, पेरेंट नोड की अगर हम एंट्रोपी देखें तो हमें 1 मिलेगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि जब हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव सैंपल्स होते हैं तो उस केस में हमें एंट्रोपी फॉर्मूले से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उस केस में एंट्रोपी हमेशा 1 होगी। तो यहाँ पे जो रूट नोड है हमारा, उसकी जो एंट्रोपी है वो 1 है। अब हमें चाइल्ड नोड की एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है। तो हमने यहाँ पे पैटर्न्स इज इक्वल टू नन जो लिया है, उसकी जब हम एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि नन वाला जो पार्ट है उसमें हम देख रहे हैं कि 2 नेगेटिव सैंपल्स हैं और पॉजिटिव सैंपल्स एक भी नहीं है, मतलब कि यहाँ पे सारे ही सैंपल्स नेगेटिव हैं। और हम पढ़ चुके हैं कि जब सारे ही सैंपल्स नेगेटिव हों या फिर सारे ही सैंपल्स पॉजिटिव हों तो उस केस में एंट्रोपी 0 होती है। तो जब पैटर्न्स नन है तो उसकी एंट्रोपी 0 रहेगी, और सम के केस में भी एंट्रोपी 0 रहेगी, क्योंकि सम के केस में सारे ही सैंपल्स पॉजिटिव हैं। तो इन दोनों ही नोड की जो एंट्रोपी है वो 0 हो गई है। अब जो नेक्स्ट केस है, फुल वाला जो केस है, वहां पे हमारे पास 2 पॉजिटिव सैंपल्स हैं एंड 4 नेगेटिव सैंपल्स हैं। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना होगा। तो फॉर्मूला हम यूज करते हैं एंट्रोपी का, -2/6 मल्टीप्लाई log टू द बेस 2 2/6 -4/6 मल्टीप्लाई log टू द बेस 2 4/6। तो टोटल सैंपल जो है फुल के वो 6 हैं, और आउट ऑफ 6 2 पॉजिटिव है एंड 4 नेगेटिव हैं। तो उसी फॉर्मूले में वैल्यूज जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें कुछ इस तरह की इक्वेशन मिलेगी। अब हम यहाँ पे लॉग इसका कैलकुलेट कर लेंगे, और पूरा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 0.92। तो 0.92 ये जो वैल्यू हमें मिली है, ये हमें तब मिली है जब पैटर्न्स इज इक्वल टू फुल था। अब हमें वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना है, वेटेड एवरेज ऑफ एंट्रोपी फॉर ईच नोड। तो वेटेड एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम हर एक नोड को कंसीडर करेंगे, मींस नन, सम और फुल। तो नन वाला अगर हम केस देखें तो 2 जो एग्जाम्पल्स थे वो नन के थे, मींस आउट ऑफ 12 एग्जाम्पल्स 2 एग्जाम्पल्स नन के थे। तो आएगा 2 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि इसकी जो एंट्रोपी कैलकुलेट हुई थी वो 0 थी। जब पैटर्न्स इज इक्वल टू नन था तो उस केस में एंट्रोपी 0 थी, प्लस उसके बाद जो सेकेंड है सम, वहाँ पे 4 सैंपल्स हैं टोटल। तो आउट ऑफ 12 4 जो है वो सम के हैं, तो आएगा 4 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 0, क्योंकि इस केस में भी एंट्रोपी 0 थी। उसके बाद आएगा प्लस, फुल वाले केस में 6 जो है आउट ऑफ 12 वो फुल में जाते हैं, तो 6 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 0.92, क्योंकि फुल के केस में एंट्रोपी हमें मिला था 0.92। तो 6 डिवाइड बाय 12 इंटू 0.92 इक्वल्स टू हमें मिलेगा 0.46। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो एट्रीब्यूट हमने लिया है पैटर्न्स, उसका जो एंट्रोपी हमें मिली है वो मिली है 0.46। अब हम इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमको हर एक एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करनी होती है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, इंफॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला है एंट्रोपी ऑफ पेरेंट नोड माइनस एंट्रोपी ऑफ चाइल्ड नोड। तो पेरेंट नोड की एंट्रोपी तो 1 थी, क्योंकि वहाँ पे 6 जो थे वो पॉजिटिव एग्जाम्पल थे, 6 नेगेटिव थे। तो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल्स के केस में एंट्रोपी 1 होती है। तो 1 माइनस 0.46 हम करेंगे तो हमें मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 0.54। इसका मतलब ये वाला जो एट्रीब्यूट है पैटर्न्स, इसमें हमें इंफॉर्मेशन गेन मिल रही है 0.54। सिमिलरली हम सेकेंड एट्रीब्यूट के लिए भी इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करेंगे।
तो सेकेंड एट्रीब्यूट हम लेते हैं टाइप। अब टाइप में 6 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव एग्जाम्पल्स हैं, तो यहाँ पे भी जब हम रूट नोड की एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा, और इसके बाद हम 1 बाय 1 इसके चाइल्ड नोड की एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। तो टाइप इज इक्वल टू फ्रेंच जब हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें एंट्रोपी 1 मिलेगा, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव एग्जाम्पल्स हैं इस सेट में। 1 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, एंट्रोपी 1 मिलेगा। उसके बाद इटालियन के केस में भी 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव है। थाई के केस में भी 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मीन्स यहाँ भी एंट्रोपी 1 मिलेगा। और बर्गर के केस में भी हमें एंट्रोपी 1 मिलेगा। तो इस एग्जाम्पल में हमें सभी में एंट्रोपी 1 मिल रहा है। तो अब हम वेटेड एवरेज एंट्रोपी निकालेंगे हर एक नोड का। तो आउट ऑफ 12 2 सैंपल्स फ्रेंच के थे, तो हम लिखेंगे 2 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 1, प्लस इटालियन के भी 2 सैंपल थे, तो 2 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 1। हर एक की एंट्रोपी 1 है तो हर एक को 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद थाई के 4 सैंपल थे, तो 4 डिवाइड बाय 12 इंटू 1, प्लस बर्गर के भी 4 सैंपल हैं, 4 डिवाइड बाय 12 इंटू 1। तो ओवरऑल जब हम इसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो टाइप की जो एंट्रोपी है वो है अप्रोक्सीमेटली 1। अब हम इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करेंगे। तो इंफॉर्मेशन गेन इसका हमें मिलेगा 0, क्योंकि पेरेंट नोड की एंट्रोपी 1 थी और चाइल्ड नोड की भी एंट्रोपी 1 है, तो 1 माइनस 1 हमें मिला है 0। तो इससे ये कंफर्म होता है कि पेट्रन्स जो है वो बेटर एट्रीब्यूट है, वो बेस्ट एट्रीब्यूट है कंपेयर टू टाइप। तो जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि पेट्रन्स जो है वो बेस्ट एट्रीब्यूट है, वो यहाँ पे प्रूफ भी हो चुका है कि पेट्रन्स जो है वो टाइप के कंपेयर में बेस्ट एट्रीब्यूट है, क्योंकि यहाँ पे हमें हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन मिल रहा है। तो इस तरीके से हम एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। डिसीजन ट्री में इसका बहुत यूज है, क्योंकि डिसीजन ट्री में हर एक एट्रीब्यूट के लिए हमें इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करना होता है, और जिस भी एट्रीब्यूट का इंफॉर्मेशन गेन हाईएस्ट आता है उसे हम एज अ रूट नोड सिलेक्ट करते हैं। आई होप वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।